नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 9 मई 2023 और आज आपका एमटीएस का एग्ज़ाम था। सेकेंड शिफ्ट की एग्ज़ाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको देता हूँ जो आने वाले शिफ्ट में आपको एज इट इज़ क्वेश्चन एग्जाम हॉल के अंदर देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड पेंशन स्कीम IGNOAPS है ना, IGNOAPS में 60 से 79 वर्ष वालों को कितनी पेंशन मिलती थी। देखिए ये क्वेश्चन को मैं हार्ड ही कहूँगा क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली आपको किसी बुक में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड पेंशन में जो 60 से 79 वाले वर्ग के लोग होते थे उसको 200 रुपया पर मंथ दिया जाता था, और जैसे ही आदमी 79 से ऊपर तक अगर जीवित रह गया तो उसे फिर 500 रुपया पेंशन बढ़ा के कर दिया जाता था। जो पहले के लोग आज भी हैं इस पेंशन के लाभ ले रहे हैं। इस पेंशन के लाभ लेने के लिए क्राइटेरिया क्या रखी गई थी कि लाभार्थी का उम्र 60 वर्ष होना चाहिए और बीपीएल लिस्ट में नॉमिनेट होना चाहिए, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे होनी चाहिए। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया जो मैंने कल ही बताया था, इल्तुतमिश को रिलेट करके मैंने बताया था कि भैया इल्तुतमिश जो है टका और जीतल ये दो आपके सिक्के चलाए थे, जिसमें टका जो है आपका चांदी यानी अर्जेंटम का चलाया था और जीतल जो है ये आपका तांबा कॉपर का चलाया था। तो और मैंने ये भी बताया था कि ये टांका जो है ये बांग्लादेश का आज भी मुद्रा है। ठीक है, तो यहाँ पे बांग्लादेश का मुद्रा पूछा गया, पता नहीं सुनते ही रहते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बांग्लादेश का मुद्रा पूछा गया। आने वाले शिफ्ट में जिनका एग्जाम है वो म्यांमार का जो है मुद्रा जरूर ध्यान रखें, क्या तो होता है म्यांमार का, और म्यांमार की राजधानी भी पूछ देता है तो नेपिताह आप आंसर देंगे। नेपिताह, कहीं कहीं एसएससी से नेपिता भी लिख देता है, तो ये भी समझ लीजिए इसी प्रकार के प्रोनाउंसिएशन है। नेपिता है इसका राजधानी, और आपका क्यात जो है म्यांमार का मुद्रा है। म्यांमार का पहला नाम बर्मा था, ये आप सभी जानते हैं। भूटान की मुद्रा न्यूट्रागलम है ना। भूटान में कौन सी भाषा बोली जाती है, एसएससी को बहुत प्रिय है ये बात, तो बता दीजिएगा कि भूटान के अंदर जोंगखा भाषा बोला जाता है, जोंगखा। ठीक है, इसी प्रकार से नेपाल के अंदर तो नहीं पूछेगा क्योंकि नेपाली ही बोला जाता है। आपसे श्रीलंका के अंदर क्या बोला जाता है ये पूछा जाता है, तो बताइएगा सिंहली। ठीक है, तो ये दोनों जरूर ध्यान रखें, भूटान में जोंगखा भाषा और श्रीलंका में सिंहली भाषा। दोस्तों मेरा एक ही मकसद होता है कि मैं जो बताऊं आपको एग्जाम में हेल्प करे। ठीक है, एनालिसिस तो एक ये जरिया है ना। इसके अलावा नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है, ये बता दिए। इसके अलावा चलते हैं आगे। अच्छा, सल्तनत काल में टका और जीतल नामक सिक्का चलाए थे इल्तुतमिश, ये बात तो मैं लिखित रूप से यहीं से स्टार्ट करा था इस प्रश्न को। अभी देखिए मैंने कल ही मुद्रा योजना की बात करा था। मुद्रा योजना से क्वेश्चन आई है कि डायरेक्ट मुद्रा योजना जो पहले दिन पढ़ा होगा वो भी इसको बना देगा कि मुद्रा योजना में एम का क्या मतलब है। भाई साहब ये लोन मुहैया कराने का काम करता है, मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक की। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि ये किसके माध्यम से लोन मुहैया कराते हैं, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या फिर नन वित्तीय कंपनी जो होता है उनके माध्यम से। ठीक है, तो ये लोन मुहैया कराते हैं। मैक्सिमम लोन की लिमिट 10 लाख रुपया है। तो इसमें जो एम का फुल फॉर्म होता है मुद्रा, इस प्रकार से लिखा गया है मुद्रा। तो इसमें जो एम का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी होता है आपका, किसका, मुद्रा का। एम के बाद यू भी आएगा, मुद्रा। ठीक है, मैक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी मुद्रा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब इससे क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि मैक्सिमम लोन की सीमा कितनी होती है, तो कहेंगे 10 लाख रुपया। अगर आपसे पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जो है लोन मुद्रा योजना में, तो आपको बताना है 3 टाइप का लोन देता है। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना भी एक है जो एक्सीडेंट वगैरह पे 2 लाख रुपए की रकम जो है प्रदान की जाती है उनके परिजनों को, क्योंकि मरने वाले तो ऊपर चले जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 6,000 की रकम प्रधानमंत्री मुहैया कराते हैं। 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्त जो है 4-4 महीने के गैप पर किसानों के खाता में जो है
ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके अलावा देखिए, मैं सब दिन बता रहा हूँ, फीफा आपके लिए पुराना हो सकता है लेकिन एग्ज़ाम के लिए पुराना नहीं हुआ है। और ये भी किसी कोने में मेरा बात सुन रहा था। और आज फीफा का जो है कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है आपसे पूछा गया है, तो फीफा 2022 जो है ये आपका कतर के अंदर हुआ है। और जो मेरे बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं पास्ट कुछ भी दिनों से, वो इन सब क्वेश्चन को, जो अभी तक मैंने 6 क्वेश्चन बताया है, इसमें अगर इंदिरा गांधी पेंशन वाला छोड़ दे तो सारे क्वेश्चन को धुआं उड़ाया होगा। ठीक है, तो ये कतर में हुआ था। विजेता आपका अर्जेंटीना रहा था, उपविजेता फ्रांस रहा था, है ना। यहाँ तक मैंने ये बताया कि भाई आगामी फीफा को भी आपको ध्यान रखना है। जो 2026 में मेन वाली आगामी फीफा होगा, ये अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के अंदर होगी। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 इसी साल होने वाला है, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर कंबाइंड रूप से होगी। फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप, ये पुरुषों का अंडर 20 वर्ल्ड कप है, जो 20 वर्ष से कम उम्र के लोग ही भाग लेंगे इस फीफा में। ये पहले होने वाला था इंडोनेशिया के अंदर, लेकिन किसी कारणवश अब ये इंडोनेशिया में न होकर अर्जेंटीना में होगी। तो आने वाले शिफ्ट में ये भी क्वेश्चन आपको देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ के वेन्यू में बदलाव हुआ है, चेंज हुआ है। इसके अलावा जो फीफा की स्थापना है, ये स्टैटिक्स फॉर्म के लिए ज़रूर याद रखें, 1904 ईस्वी होता है। 1984 क्यों लिखा गया भाई, 1904 कर लीजिएगा इसे। और इसकी मुख्यालय ज्यूरिख के अंदर है। आगामी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यानी मेन वाली ओलंपिक जो होगा ये पेरिस में होगा। पिछला ओलंपिक 2020-2021 में कंडक्ट कराया गया था टोक्यो जापान के अंदर, जहां भारत ने 7 पदक प्राप्त किए थे, जो 1 गोल्ड, 2 रजत और 4 ब्रॉन्ज था। इसके अलावा आगामी कॉमनवेल्थ गेम 2026 ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा। पिछला कॉमनवेल्थ गेम आपका जो है बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर हुआ था, जहाँ पर भारत ने 61 पदक प्राप्त किए थे, जिसमें से 22 गोल्ड, 16 रजत और 23 जो है ब्रॉन्ज जीता था। और इतना 61 पदक प्राप्त करते हुए चौथा स्थान हासिल किया था। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 भारत की मेजबानी में आईपीएल के समाप्ति के कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे। महिला T20 महिला वर्ल्ड कप आगाज साल 2024 में जो है ये बांग्लादेश में होगा। 2023 में ये साउथ अफ्रीका में हुआ है। 2022 में ये न्यूजीलैंड के अंदर हुआ था। ये सभी बातों को आपको ध्यान रखते हुए मैं आगे की तरफ ले चलता हूँ। दोस्तों, अच्छा लग रहा होगा मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट या समझाने वगैरह की तरीके, तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, है ना। क्योंकि लाइक शेयर आप ही मेरा मीडिया हो। मैं ज़्यादा जानता नहीं यूट्यूब के बारे में। जैसा मैं पढ़ाता हूँ हूबहू, कोई कॉपी, कोई एडिट, कोई पेस्ट मुझ कुछ नहीं आता, है ना। ऐसे ही पोस्ट कर देता हूँ। निम्नलिखित में से पश्चिमी घाट का चोटी कौन सा नहीं है। देखिए, मैंने आपको बता के रखा है, वेस्टर्न रीजन इज ए इम्पोर्टेंट रीजन ऑफ इंडिया। एंड कोई भी एग्जाम में ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, एक तो नदी से पूछा जाता है, दूसरा चोटी से पूछा जाता है, और तीसरा जलवायु क्षेत्र से पूछा जाता है कि भाई किस प्रकार की मिट्टी कहाँ पाई जाती है, फला से फला क्षेत्र को क्या कहते हैं। ठीक है, तो आपको भी अंदाजा हो जाएगा। गुनगुन ये क्या कर रही हो, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे अनायमुदी, दोदा बेटा, नीलगिरी पर्वत, ये सभी आपके पश्चिमी घाट से संबंधित है। एक अन्यथा कोई और ऑप्शन होगा जो आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि पूछा गया था कि कौन सा संबंधित नहीं है। देखिए, पश्चिमी घाट की टोटल लंबाई 1600 किलोमीटर मैंने बता रखा है। ये बात आपको ध्यान रखना है, जो महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु आदि राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, इसके अलावा पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ जो है, ये कृष्णा है, कावेरी, तुंगभद्रा, हेमावती, मूसी नदी जिसके किनारे आपका हैदराबाद शहर है, हेमावती हो जाएगा, काबिनी हो जाएगा। ये सब जो है आपका पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों में से है। तो आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सा है। तो आपका जो है ऐसा नहीं पूछा गया था कि हाँ, पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सा, ये पूछा गया था। तो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है आपका कृष्णा नदी, जो कहाँ पर गिरती है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन मैंने कल आपको इस क्वेश्चन को भी फोड़ के बताया हूँ, ताकि आप CGL वगैरह की भी तैयारी करते हैं ना, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि भाई बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी गोदावरी को प्रायद्वीपीय भारत, जो पेनिनसुलर इंडिया है, इनको जो है सबसे बड़ी नदी माना जाता है ना। तो आपका जो है मतलब जो बंगाल की खाड़ी में गिरता है, ये गोदावरी पहला, दूसरा कृष्णा, तीसरा महानदी, लेकिन ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
जो आपका अरब सागर में गिरने वाले अरेबियन सी में जो गिरती है, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी पूछे तो आपका आंसर नर्मदा देना है, नर्मदा। ठीक है, ध्यान रखिए, कल बताया था, फोड़ के बताया था भाई, फोड़ के ही सीखना चाहिए, ताकि एक बार फोड़ के सीख लो तो हमेशा जो है ज़्यादा मशक्क़त न करना पड़े। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश को टच नहीं करता? कल ही अच्छे से समझाया हूँ कि बांग्लादेश के साथ जो है कौन से स्टेट टच करता है, कौन से स्टेट तीनों ओर से घिरा हुआ है, बांग्लादेश और नेपाल दोनों समझाया था। ठीक है, तो बांग्लादेश से जो लगता है ये असम है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, ये पश्चिम बंगाल भी है इनके साथ, है ना। पश्चिम बंगाल तो मेन है, वहीं से तो क्रॉस करता है, ये आगे बढ़ता है ना। तो पश्चिम बंगाल भी है, तो असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल, ये तो छू जाता है बांग्लादेश को। ठीक है, लेकिन आपका सिक्किम ऑप्शन में दिया गया था, और सिक्किम जो है आप देखोगे, आप सिक्किम यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है सिक्किम, तो ये तो यहीं तक आता है, तो ये नहीं छू पाता है। ठीक है, तो सिक्किम राइट आंसर हो जाएगा कि बांग्लादेश को टच नहीं करता है। ठीक है, एक सेकेंड। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है, भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ ही लगती है, सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है, तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ भारतीय राज्य त्रिपुरा है, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से लगने वाली भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल है, चाइना, भूटान और नेपाल से लगने वाली भारतीय राज्य सिक्किम है। तो इन दोनों को भी जरूर ध्यान रखें कि पश्चिम बंगाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन किन देशों से लगती है, और आपका जो है सिक्किम का अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन किन देशों से लगती है, ये भी काफ़ी अच्छा खासा पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा भारत में, हाँ, ये पाक जल डमरू मध्य को भी नहीं भूलिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच जलीय सीमा बनाता है, मन्नार की खाड़ी भी बनाता है, एडम की ब्रिज भी बनाता है, राम सेतु भी बनाता है। ठीक है, तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ डूरंड लाइन, भारत पाकिस्तान के साथ सर रेड क्लिफ रेखा, ये सब आपको जरूर ध्यान रखना है। भारत में कुल कितने प्रकार की सड़क प्रणाली है? देखिए, इसमें मुझे ऑप्शन नहीं पता है, ऑप्शन नहीं पता है। अगर ऑप्शन पता होता तो मैं एग्जैक्ट जो है, क्योंकि लैंग्वेज जो है चेंजेस हो जाता है, मतलब तो अगर एग्जाम में क्या लैंग्वेज आया था इस पर डिपेंड करेगा इसका आंसर। बहरहाल मैं यहाँ पे 4 आंसर कर रहा हूँ, क्योंकि भारत में मुख्यतः 4 प्रकार की रोड होती है, जैसा कि मैं पढ़ा हूँ। एक तो आपका नेशनल हाईवे होता है, एक स्टेट हाईवे होता है, एक डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने वाली होती है, और एक आपका ग्रामीण क्षेत्र में जो रोड होता है, तो 4 प्रकार का होता है। वैसे कहेंगे तो जो जम्मू कश्मीर वाले इलाका, जो भी आपका BCF क्या बोलते हैं उसको, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF, इन लोगों का जो इलाका होता है, वहाँ पे आप देखेंगे कि छोटे छोटे रोड बनाए रहते हैं, उनका कॉन्वॉय गुजरने के लिए, वाहनों का जो दल होता है वो सब गुजरने के लिए, तो वो भी इस रोड परिचालन में आ जाता है, लेकिन ये पब्लिक को अलाउ नहीं होता है। तो इस हिसाब से जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। अगर आप सिर्फ रोड पूछा गया है जिसपे पब्लिक अलाउ है तो सिर्फ 4 ही होगा। तो आप लोग बताइएगा कि इसमें ऑप्शन क्या क्या था। ठीक है, फिर हम इसे अच्छे से जवाब दे पाएंगे, और लैंग्वेज अगर याद हो तो बताना भैया, है ना। इसके अलावा जो नेशनल हाईवे वगैरह को देख रेख करता है, वो संस्था का नाम क्या है? नहाई है ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसे भी ध्यान रखें। इसके अलावा जो है, निम्नलिखित में से किसको सर्वप्रथम संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न दिया गया था? कल ही डिस्क्राइब किया था कि भाई जो है संगीत के क्षेत्र में 6 पर्सन को भारत रत्न दिया जा चुका है। मुझे विश्वास है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, और आया, है ना। तो M सुब्बालक्ष्मी आपके ऑप्शन में थे, और सर्वप्रथम की बात कर रहे हैं तो यही आंसर होगा। ये कर्नाटक संगीत से जुड़ी हुई थी, और मैंने बताया इसको कब दिया भाई, 1998 में दिया गया। ठीक है, इसके बाद आपको 1999 में किसे भारत रत्न मिला? पंडित रविशंकर साहब को मिला। 2000 में किसी भी पर्सन को भारत रत्न नहीं मिला। 2001 में लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां साहब को मिला। 2008 में पंडित भीमसेन जोशी साहब को मिला, और 2019 में भूपेन हजारिका साहब को मिला। तो इस प्रकार से 6 कैरेक्टर हैं जो म्यूजिक के क्षेत्र में इंडिया का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए जा चुके हैं। इसके अलावा भारत रत्न बता दिया मैंने। इसके अलावा इसकी शुरुआत कब होती है? 1954 में होती है। सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? S राधाकृष्णन साहब, जो हमारे देश के प्रथम वाइस प्रेसिडेंट भी रहे थे, और लगातार 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रहने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। फिर बाद में हामिद अंसारी साहब भी इनके जो है बराबरी किए, वो भी 2 बार जो है आपका वाइस प्रेसिडेंट रहा इंडिया में। इसके अलावा देश में जो पुरस्कारों का क्रम है, सबसे बड़ा आपका भारत रत्न है, फिर पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है, फिर आपका पद्म श्री है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? इंदिरा गांधी, है ना। इसके अलावा भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी, प्रथम नहीं कहिएगा यहाँ पे, खाली विदेशी नागरिक कहिएगा, तो खान अब्दुल गफ्फार खान
और नेल्सन मंडेला। इसमें से खान अब्दुल गफ्फार खान को आई थिंक फर्स्ट मिला है, एकदम फर्स्ट मिला है, इसको नेल्सन मंडेला से पहले मिला है। इसके अलावा बौद्ध धर्म में चैत्य शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए मैंने पहले स्तूप आपको पढ़ा रखा है प्रैक्टिस सेट में, तो इसी प्रकार से इसे भी जो भी धार्मिक क्रियाकलाप से मिलता जुलता शब्द होगा ये इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। एक इस प्रकार का रहता है गोल तंबू, इसके ऊपर ऐसा बना रहता है, मेरा थोड़ा ड्राइंग कमजोर है, इसे जो है चैत्य मंडप कहा जाता है। जो ये बेसिकली क्या होता है, गोलाकार स्तूप होता है जो इनके पवित्र स्थल है जहाँ पे ये पूजा अर्चना वगैरह करने का काम करते हैं, यही है चैत्य। अलग अलग जगह पे इसकी डिफिनेशन अलग अलग है, लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो भी इबादत से, जो भी श्रद्धा से जुड़ा हुआ शब्द होगा इनके साथ, और इनकी बनावट के बारे में बात अगर किया होगा तो गोलाकार टाइप का होता है जिसके ऊपर एक ऐसा तंबू नमा स्तूप बना रहता है। स्तूप को पहले ही समझा चुका हूँ, तो ये आपका चैत्य का अंदर मतलब अर्थ हो जाएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करेंगे तो महात्मा बुद्ध होता है। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में और मृत्यु जो है कुशीनगर जो है उस समय का मल्लों का जनपद की राजधानी कुशीनगर भी था, तो वहीं पे जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जो प्रथम उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, और जो मृत्यु हुआ था उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक और जातक दोनों है। त्रिपिटक के अंदर 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधम्य पिटक, और बुद्ध की जो पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है ये आपका जातक में है। प्रथम उपदेश आपका सारनाथ में दिया था जो पाली भाषा में दिया था, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जो आपका महावीर ने उपदेश दिए थे वो प्राकृत भाषा में दिए थे। महात्मा बुद्ध के जो गुरु थे इनका नाम अलार कलाम है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न आपसे आज फिर पूछा गया है, कल भी पूछा गया था, पता नहीं क्यों पूछ रहा है। उपराष्ट्रपति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है वाइस प्रेसिडेंट की? तो 35 वर्ष है। मैंने आपको बताया है कि 2 ऐसे की पोस्ट है जिसकी जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 35 वर्ष रखा गया है, जैसे उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति। इसके अलावा उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की उम्र चाहिए, लोकसभा में एंट्री के लिए 25 वर्ष चाहिए, राज्यसभा में एंट्री यानी सदस्यता ग्रहण करने के लिए 30 वर्ष चाहिए, ग्राम पंचायत में एंट्री के लिए 21 वर्ष चाहिए, लड़कियों की शादी की उम्र हेतु अब कानूनन 21 वर्ष चाहिए इंडिया में, मतदान की उम्र 18 वर्ष चाहिए। मतदान उम्र यानी जो भी एग्जाम दे रहे हैं सभी मतदान कर सकते हैं, अच्छे से चुनना भैया, है ना। इसके अलावा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राज्यसभा का कार्यकाल परमानेंट होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। गुनगुन क्या? अगला जो हमारा प्रश्न है ये बड़ा बदमाश है, मेरी बेटी है। ये अगला जो है, लोकसभा में सदस्यों को एंट्री के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन मैं अपने मन से रखा हूँ। आज न्यूनतम उम्र सीमा से 2 प्रश्न पूछे गए, एक तो आपका वाइस प्रेसिडेंट का पूछा गया और एक आपका जो है लोकसभा में यानी निम्न सदन जो असेंबली है उसमें आपकी एंट्री की न्यूनतम उम्र पूछे गए, तो ये 25 वर्ष है। व्याख्या मैंने ऊपर कर ही दिया है, सीधे सीधे आगे चलते हैं। एक पॉइंट और है लोकसभा के बारे में कि जो धन विधेयक है ये लोकसभा में पेश किया जाता है, और धन विधेयक से संबंधित जो आर्टिकल है ये 110 है। आज इस शिफ्ट में बहुत सारे टॉपिक को स्किप किया गया है, जैसे जनगणना से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है, बहुत ही ओल्ड पुस्तक है और बहुत ही फेमस पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, चार्ल्स डार्विन। इस फॉर्म में आपको जो आने वाले शिफ्ट में पुस्तक देखने को मिलेगा। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स है। प्रिंसिपिया के लेखक न्यूटन है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी है। तो ये पुस्तक जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना। इसके अलावा जो हमारा अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में हुआ है? वहाँ पे आपके अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए थे, है ना। तो देखिए दोस्तों, जो जुलाई 2022 में आपका विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है ये आपका अमेरिका के ओरेगन में हुआ है, तो ये अमेरिका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। कॉमनवेल्थ गेम भी उसी समय हुआ है, तो आने वाले शिफ्ट में ये भी पूछा जा सकता है, तो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। और एक प्रश्न आपका आया है कि बिहार में नवरात्रि के अवसर पे की जाने वाली लोक नृत्य में 9 दिनों तक 3 लड़कियों के द्वारा जो डांस किया गया उन 3 लड़कियों का नाम क्या है? अरे बाप रे, ये तो बड़ा असंभव है मेरे लिए। आप लोग बताइएगा कि इसमें ऑप्शन क्या था और आंसर क्या लगाए हैं। अब वो 3 लड़की लोक नृत्य में डांस कर रहा है तो इनका नाम कैसे याद रखूँगा? कितने आदमी तो जानते भी नहीं होंगे, मैं खुद नहीं जानता हूँ कि वो 3 लड़की कौन था। मैंने आज ही क्वेश्चन कोई बताया तो मैं सुन के शौक हो गया, और आपको मैं आंसर नहीं बता पा रहा हूँ फिलहाल। मैं बाद में बता सकता हूँ, कहीं से पता लगेगा या भी मैं कहीं खोजूंगा तो, लेकिन अभी इतना मैं नहीं किया हूँ तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर बताऊँगा कि जो नवरात्रि में किया जाता है ये झिझिया लोक नृत्य किया जाता है।
झिझिया किया जाता है लोक नृत्य महिलाओं के द्वारा। तो हो सकता है कि झिझिया पूछा हो कि इसमें कौन किए हैं। तो देखिएगा कि ये क्वेश्चन पूरा क्या था। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको जो फुटस, जो गर्भ होता है, जो गर्भ होता है माता के जो पेट में गर्भ होता है, जो बच्चे फुटस होते हैं, उसके अध्ययन से संबंधित कुछ क्वेश्चन आया है। तो ये भी आपके पूछे गए हैं, क्वेश्चन क्लियर नहीं है। तो दोस्तों ये थे आज के सेकेंड शिफ्ट में आए सभी प्रश्नों के एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और थर्ड शिफ्ट का वीडियो थोड़ा सा लेट भी हो सकता है ना। अच्छा दोस्तों, हाँ एक चीज़ बताना भूल गया कि जिनको भी पीडीएफ चाहिए, जो बच्चे वीडियो पोस्ट करते ही पीडीएफ करने लगते हैं, आपको मैं बता दूं पीडीएफ हर रात को 10 बजे और 11 बजे के बीच में आपको पीडीएफ मिल जाती है। पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम भी सेम है, टुडे एग्जाम। एग्जाम में कैपिटल ए रखिएगा, ई रखिएगा, है ना, और बाद बाकी सभी स्मॉल रखिएगा। इसके अलावा टी कैपिटल है टुडे एग्जाम में, जैसा चैनल का नाम है सेम हमारा टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट ऐड हो सकते हैं।